मोहम्मद दानियल साहब हमारे साथ हैं। जी मोहम्मद दानियल भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। जी अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। अच्छा, सवाल आपसे ये है आप अपना कि तारुफ कराएंगे इंजीनियर भाई, जो है आप ना। यानी कि इंजीनियर साहब के फॉलोअर जी जी, हैं? मैं तारुफ नहीं इंजीनियर साहब के फॉलोअर नहीं हूँ मैं। ठीक ठीक, ओके। अच्छा, मैं आपसे सवाल ये है कि जो इंजीनियर साहब है उनको काफ़ी अर्से से सुना भी है और सुनते भी हैं कि वो कोई भी टॉपिक मौलवी के खिलाफ होना या मौलवी के हक में भी जा रहा हो तो वो आउट ऑफ द वे जाके मौलवी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। और वो किसी भी छोटे से छोटी बात को भी अगर उनको मौलवी के खिलाफ मिल रही हो तो वो बगैर सबूत के भी उनके लिए उसको क्रिटिसाइज करना उनके लिए वो आसान हो जाता है। और उसके लिए उनके पास कोई सबूत हो जाना, उससे बात वीडियो बना देंगे, कोई कमेंट कर देंगे, वो करते हैं। और इसी तरह मुझे आपको कभी सुना है मैंने, तो आप भी बहुत अक्सर लगता है कि आप मौलवी को डिफेंड करते हैं बहुत आउट ऑफ द वे जाके। हालांकि पाकिस्तान का जो मौलवी है वो इतना डिफेंडेबल नहीं है जितना आप उसको करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा खामियां है, क्योंकि मैं खुद भी मदरसे भी पढ़ा हूँ और मैं यूनिवर्सिटी भी पढ़ा हूँ। मदरसे में 1.5-2 साल पढ़ा हूँ, तो मैं उनको करीब से देखा है। वो डिफेंडेबल तबका नहीं है। तो ठीक, क्या आपकी इस बारे में राय है? मैं बिल्कुल जनाब इस बात को पब्लिकली एक्नॉलेज करता हूँ। मैं अपने लेक्चर्स में बात कह चुका हूँ कि मैं बिल्कुल उलमा का दिफा करता हूँ एंड आई विल कीप ऑन डूइंग दैट। लेकिन उसको किसी इंडिविजुअल मौलवी के ऊपर अप्लाई कर देना ये जायज़ बात नहीं है। मौलवी करप्शन भी करता होगा, मौलवी और भी कई काम करता होगा ऐसे जो सोसाइटी में जो काबिल कदर नहीं है। लेकिन मैं मजमूई तौर पे जो उलमा का तबका है, और मेरी रीज़न ये है कि पाकिस्तान का बनना, इसके पीछे ये ऐसा नहीं कि अचानक ही जो हम शुरू कर देते हैं 1930 में 1930-31 में अल्लामा इकबाल ने एक आइडिया दिया और उसके बाद लोगों ने सोचा हाँ ठीक। इसके पीछे एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है। हमारे उलमा की बहुत सी सोचें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से लोगों के जहन में रहीं, फिर उनको मटीरियलाइज किया गया मुख्तलिफ तरीक़ों से, और इवेंचुअल पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों के जहन में क्लियर हुआ कि अच्छा हमें एक मुल्क चाहिए। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अगर हमारे उलमा हमारे दिफा के लिए खड़े ना होते, दीन के दिफा के लिए खड़े ना होते, कोई हलाल हराम की तमीज़ नहीं रहनी थी। ये हमारे निकाह बचे, हमारा ईमान बचा, ये हमारे उलमा ने वो हमारे लिए खड़े हुए थे। आज हमने उनके लिए खड़ा होना है जब पाकिस्तान में सेकुलरिज्म और सेकुलरिज्म को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब लिबरल्स उनको बिल्कुल मार्जिनलाइज करके साइड पे माशरे का बदतरीन एक उन पे लेबल लगा के उनको साइड पे करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव टू स्टैंड अप सर। आज हम हलाल ज़ादे हैं इसलिए कि हमारे वालदैन ने आपस में निकाह किए हैं। ये निकाह अगर वो उस ज़माने की उलमा, ये मैं बिल्कुल बात में डंके की चोट पे कहता हूँ कि वो लोग अगर उस वक्त ये बड़े बड़े इदारे ना बनाते, बड़ी बड़ी मदारिस ये ना होती। मैं मसलक के इख्तलाफात में नहीं जाता, मैं ओवरऑल जो इस्लामिक हिस्ट्री है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो बरेली में हुआ, जो देवबंद में हुआ, इवन अलीगढ़ और इस तरह की बड़ी बड़ी जगह हैं जहाँ पे लोग खड़े हुए, इकट्ठे हुए कि नहीं भाई अब हमने ना बचाना है, रवायत को बचाना है, और उन्होंने रवायत को बचाया। आज पाकिस्तान में आप कहते हैं कि मौलवियों का तबका भी, पाकिस्तान में आज कौन सा तबका ऐसा है जो डिफेंडेबल है? क्या सियासी तबका है? क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ के टीचर डिफेंडेबल हैं? भाई मजमूई तौर पे माशरा बिगड़ गया तो मौलवी इसी माशरे का ही हिस्सा है। जैसे अब 12, 15, 18 हज़ार रुपया महीना दे के आप उसे तवक्को करें कि वो वाला अखलाक का मालिक होगा जो ना अपने बच्चों की फीसें पूरी कर सकता है, ना उनका दूध पूरा कर सकता है, उसके आप तवक्को रखेंगे कि ये उसका जो बिहेवियर है वो बाकी लोगों से डिफरेंट होगा। वो इंसान है वो भी। मैं उलमा की बात करता हूँ। देखिए मैं उलमा की बात क्यों करता हूँ, इसलिए ये हिस्टोरिकल आपको एक पैटर्न मिलेगा कि जब भी आपने लोगों को बेराह रवी की तरफ लेके जाना है तो लोगों को उलमा से आप काटते हैं, क्योंकि जब लोग उलमा से कट जाएंगे तो अब वो शुतरे बेमुहार हैं, आप उसे पकड़ के जिस मर्जी खोंटे से बांध दें। इसलिए मैं समझता हूं कि हमने इस वक्त उलमा के दिफा के लिए खड़े होना है, मसलक से ऊपर जाके मदरसे को हमने एम्पावर करना है कि पाकिस्तान में हम अगर शरीयत लेके आना चाहते हैं तो उसका डेटाबेस झेलम अकेडमी में नहीं पड़ा हुआ, उसका डेटाबेस हमारे मदारिस में पड़ा हुआ है, बहरामी शरीफ में पड़ा हुआ है, दारुल उलूम में पड़ा हुआ है,
باقی جو مسالک ہیں ان میں پڑا ہوا ہے, ان کے جو مدارس ہیں ان میں پڑا ہوا ہے کہ ہم نے جو ڈیٹا بیس چاہیے شریعت کے لیے کہ ملک کی اکانومی کیسی ہوگی, ملک میں پولیٹکس کیسے ہوگی, پاور سٹرکچر کیسے ڈیولپ کیے جائیں گے, یہ سارے کا سارا وہاں پہ پڑا ہوا ہے. So we have to stand for them because they stood up for us. اچھا اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اچھا سر لاسٹ ایک سیکنڈ دانیال بھائی 1% ہولڈ کیجیے. جی اکنالج بھائی. جی اس میں یہ ایک اور بات یہ ہے کیسر بھائی کہ میں کہتا ہوں اگر آپ ایک مثال کے طور پہ چھوڑ دیں کہ پچھلے 200-300 سال میں علماء کو آپ جو ہے نا وہ بابا کہہ دیتے ہیں, پرابلم سب سے بڑی یہ آ جاتی ہے, اس سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے جب آپ اس سے بھی پچھلے علماء کو ایسے پورٹرے کرتے ہیں جیسے کوئی بابا جی تھا سفید داڑھی کر کے جس نے کچھ بھی نہیں کیا زندگی میں. اس وقت پوری مطلب امت مسلمہ میں اگر آپ دیکھیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں ہو یا یہاں پہ ہو, ایتھیس کے ساتھ بات ہوتی ہے, پولیمکس ہوتا ہے, پولیمیکل ورک ہوتا ہے, وہ کہاں سے ہم لیتے ہیں؟ آرگیومنٹ ہوتا ہے نیسیسری بینگ کا, کوزالٹی ہوتی ہے, یا کلام کاسمولوجیکل آرگیومنٹ ہوتا ہے. یہ کسی گورے نے لکھا ہے کیا؟ یہ گورے نے نہیں لکھا ہے, یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے. اگر آپ ینگسٹرز کے دماغ میں, کیونکہ پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم کتابیں پڑھتے نہیں ہیں, اب ہم کتابیں نہیں پڑھتے, اب ایک انسان علماء کو ایسے پورٹرے کر رہا ہے کہ وہ کوئی ایسے بابا تھے سفید داڑھی کر کے جو مطلب فلموں میں ہوتا ہے, تو آپ کا ایک ایوریج ینگسٹر کے دماغ میں ایسا پورٹریل جائے گا کہ بھائی وہ تو پھر کتابیں بھی نہیں پڑھتا. تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اتنے بڑے ٹریجر سے, مطلب میں کتنے نام لوں, شہاب الدین کرفی ہیں, ابن تیمیہ ہیں, یا پھر ابن رشد ہیں, یا امام غزالی ہیں, ان سب کے کاموں سے محروم رہ جائیں گے, کوئی ہوگا ہی نہیں جو ان کو پڑھے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم. جی اچھا یہ بھی مزے کی بات ہے کہ ابن رشد کو کچھ نہیں کہیں گے انجینئر صاحب کبھی بھی. ابھی عظما رومی صاحبہ ہماری بڑی معزز اور بڑی محترم بہن ہے, وہ کچھ شکایت رکھتی ہیں امام غزالی سے, تو ان پہ وہ ان کے خلاف بات کرتی ہیں, تو انجینئر صاحب نیچے جا کے کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے کہ فرحت ہاشمی صاحبہ کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ نہیں, ان کی آواز نہیں سننی چاہیے, ان کے لیکچر جو وہ سن لاتے ہیں. تو چلے ٹھیک ہے, عظما رومی صاحبہ کا حق ہے کہ وہ اختلاف رکھیں, لیکن اس میں چونکہ عظما رومی صاحبہ اور باقی وہ مجموعی طور پر جس فکر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں وہ سارے ابن رشد کے حق میں ہیں. کبھی انجینئر صاحب سے آپ ابن رشد کے خلاف بات نہیں سنیں گے. نہیں, میں عظما رومی صاحبہ اور تمام ایسے لوگوں کو بولوں گا کہ ابن رشد رحمہ اللہ جو ہیں ان کی آپ ڈسٹنگوش جورسٹ ایک بار کتاب پڑھ لیں, پھر آپ کو پتہ لگے گا وہ کتنے بڑے سیکولر تھے. جی آگے بڑھیں.